नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आप जानते हैं कि इस वक्त देश में बीजेपी के दो प्रवक्ताओं की तरफ से दिए गए बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान उठाने की पूरी फिराक में है। आज इस पर होगी बात, उससे पहले जरा इन खबरों को देख लीजिए। प्रोपेगेंडा कैसे रचा जा रहा है। दो इंडिविजुअल की टिप्पणियां, दो बीजेपी प्रवक्ता, 135 करोड़ भारतीयों या भारत सरकार, इन दो लोगों का विचार नहीं हो सकता ना। लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस भारत को बदनाम करना है। इसकी क्या वजह है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए कि बिलबिलाया हुआ पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या क्या साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने आज सुरक्षा परिषद के सदस्य P5 देशों के राजदूतों को बुलाकर इस मामले की जानकारी दी। इस बीच पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता से सवाल पूछा। इसके जवाब में UN महासचिव के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का नया बयान आया। उसमें कहा कि अगर भारत इन टिप्पणियों की निंदा नहीं करता तो ये माना जाएगा कि भारत अब सेक्युलर नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान की ये साजिशें किसी काम नहीं आ रही, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। खाड़ी देशों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन वो भी ये बात समझते हैं कि ये विचार भारत सरकार के नहीं है और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक में ये कवर स्टोरी आपको देखनी चाहिए। भारत के खिलाफ जहर उगलने में पाकिस्तान ने खूब प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के नेताओं ने खूब ट्वीट किए। उन कट्टरपंथियों ने खूब जहर उगला जिनकी दुकान ही हिंदुस्तान की मुखालिफत से चल रही है। पाकिस्तान ने भारतीय सामान के बहिष्कार की मुहिम भी चलाई। खाड़ी देशों में जिन जनरल स्टोर्स के मालिक पाकिस्तानी थे, उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाकर भी दिए, लेकिन पाकिस्तान का ये एजेंडा बिल्कुल भी काम नहीं आया। भारत विरोध की पाकिस्तान की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है और ये संभव हुआ है इस दौरे से। ये भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कतर दौरे की तस्वीरें हैं। वैसे तो कतर सिर्फ 30 लाख की जनसंख्या वाला एक खाड़ी देश है, लेकिन इसकी ताकत इसकी जनसंख्या से नहीं, इसके रुतबे से है। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में सबसे ऊपर है। कतर की प्रति व्यक्ति आय 68 लाख रुपए सालाना से भी ज्यादा है। इसीलिए खाड़ी देशों में कतर का अपना अलग जलवा है। ऐसे ही कतर में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का दौरा हुआ, जिसने कूटनीति के इस कठिन वक्त में भारत से संबंध सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति नायडू कतर के नेशनल म्यूजियम में घूम रहे हैं और उनके साथ ये जो महिला हैं, ये कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन है, जिनका नाम है शेखा अल-मायसा बिन्त हमाद बिन खलीफा अल थानी। कतर में इनके नाम जितनी ही बड़ी इनकी शख्सियत भी है। वो कतर पर शासन करने वाले शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की बहन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को अल-मायसा इस म्यूजियम के बारे में समझा रही है। वो इसकी खासियत बता रही है और इस मुलाकात के बाद अल-मायसा की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान भी आया, जिसमें कहा गया, भारतीय समुदाय हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना को बनाता है और दो कार्यकर्ताओं की टिप्पणियां उनके विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। सुबह भारतीय राजदूत ने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत सरकार इन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती है। कतर में शासन करने वाले को अमीर कहा जाता है और मैसा उन्हीं अमीर की सगी बहन है। उनकी तरफ से ये बयान आना बड़े मायने रखता है। वेंकैया नायडू कल यानी सोमवार को कतर में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि कतर के शासक भारतीय समुदाय की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। 2 days I have met His Highness the Father of Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Her Highness Sheikha Moza bint Nazar, Chairperson Qatar Foundation,
His Highness Prime Minister and Minister of Interior Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, Speaker of the Shura Council, and the other dignitaries from Qatar. They all spoke very highly about the entire Indian community and valued your positive contribution to the country's development. कतर की 1/4 से ज्यादा जनसंख्या भारतीयों की है। कतर में करीब 7,46,000 भारतीय रहते हैं। कतर के साथ भारत का कुल कारोबार 1,12,000 करोड़ रुपए का है। कतर और भारत के व्यापारिक रिश्तों की तारीफ उपराष्ट्रपति ने भी की। Despite the COVID-19 challenge, we, India, Qatar have recorded the highest ever bilateral trade of over $15 billion last year. India was Qatar's third largest trading partner. Since March 2020, Qatar's foreign direct investment in India has increased 5-fold. इसीलिए वेंकैया नायडू के साथ भारतीय बिजनेसमैन का एक बड़ा दल कतर पहुंचा हुआ था। नायडू ने दोहा में भारत कतर व्यापार मंच की बैठक में भाग लिया और भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन भी किया। कतर में 15,000 से ज्यादा भारतीय व्यवसाय पंजीकृत हैं। अब पाकिस्तान चाहे भारत के बारे में जितना भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करे, खाड़ी के देश ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि किसी इंडिविजुअल का दिया हुआ बयान सभी भारतीयों का मत नहीं है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल इस देश की सरकार की पार्टी का कोई पदाधिकारी ही क्यों ना हो। अब तो बीजेपी ने भी उन पर एक्शन ले लिया है। असल में खाड़ी देशों को जितनी जरूरत खाड़ी देशों की भारत को है, उतनी ही इन देशों को भारत की भी है। और सबसे पहले इस लाइन को जो मैं अभी आपको कह रही थी कि दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है, इन देशों का भारत के साथ जो व्यापार है उसे आप समझ लीजिए। ये कारोबार है जो भारत की ताकत है। इस लिस्ट में आप देखिए, सबसे पहले ये कारोबार जो है कैसे भारत की ताकत है। कुल कारोबार 5.43 लाख करोड़ का है। यूएई भारत का व्यापार है। निर्यात कितना होता है? 2,90,000 करोड़ का यूएई को। ये भारत का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आयात का, तो लगभग 3,34,000 करोड़ का आयात होता है। ये लेन देन आपस में हो रहा है और इसीलिए भारत की ये ताकत है। सऊदी अरब है दूसरे नंबर पर। इसकी ताकत क्या और इसका लेन देन क्या है? भारत के साथ 3,19,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इसमें से 65,000 करोड़ रुपए जो है वो निर्यात किए जाते हैं और 2,54,000 करोड़ रुपए का आयात किया जाता है। कुवैत की अगर मैं बात करूं, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण मुल्क हैं। कुवैत के साथ 91,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। ओमान के साथ 74,000 करोड़ रुपए का और बहरीन के साथ 12,000 करोड़ रुपए का। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये लेन देन वाली बात है। और इसीलिए ये मुल्क जानते हैं कि हिंदुस्तान इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान भी ये बात जानता है। टोटल कारोबार जो है खाड़ी देशों के साथ कारोबार, वो कितना है? 11.45 हजार करोड़ का, यानी 11,54,000 करोड़ का कुल कारोबार का ये 12% है इस वक्त। आप इसे ऐसे समझ लीजिए। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये पावर है, ये ताकत है। अब क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 60% तेल इन्हीं अरब देशों से खरीदता है, तो फिर खरीदार महत्वपूर्ण हो ही जाएगा। अब सबसे बड़े जो तेल सप्लायर है वो कौन कौन से हैं, उन पर नज़र डाल लीजिए। इराक जो है वो 22% का है। सऊदी अरब 19% तेल का कारोबार उसका और जो है वो हिंदुस्तान को होता है। यूएई जो है वो 9% के आसपास है। ये 3 बड़े सप्लायर है, इराक है, सऊदी अरब है और यूएई है। और इसीलिए बार बार जो ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है उसके पीछे क्या बहुत ज़्यादा हद तक कोई दबाव है, वो दबाव नहीं है।
वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की नीयत है। इन देशों में भारत की एक बड़ी जनसंख्या भी निवास करती है, मत भूलिए। इसकी वजह से ओवैसी जैसे नेता ये आशंका जता रहे कि कहीं यहाँ रहने वाले भारतीयों पर हमले ना हो जाए। हालांकि इसकी आशंका ना के बराबर है और इसकी वजह भारतीयों की ताकत है। भारतीयों की यही वर्कफोर्स उनकी ताकत है जिसे खाड़ी के मुल्क बहुत अच्छे से समझते हैं। और वेंकैया नायडू को आप सुन रहे थे कि कैसे तारीफ हो रही थी बाकायदा। वहां पर सबसे ज्यादा 34 लाख भारतीय कहाँ हैं? यूएई में है। सऊदी अरब में 26 लाख के आसपास सऊदी अरब में हिंदुस्तानी हैं। और कुवैत की अगर बात करूं तो लगभग 10,29,000 के आसपास। कतर में आप देख लीजिए 7,46,000 के आसपास भारतीय है। ओमान में 7,81,000 के आसपास है और बहरीन में 3,26,000 के आसपास कारोबार ये जो भारतीय हैं वो रहते हैं। और ये मेन कारण है मैन फोर्स का। और इसीलिए जब ये कोई कहता है कि रिश्ते टूट जाएंगे, इसमें खटास पड़ जाएगी, तो उसे ये आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए। अब इस वक्त की बड़ी खबर इसी से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। नुपुर शर्मा विवाद में आतंकी संगठन अल-कायदा ने एंट्री मार दी है। AQIS यानी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों से बदला लेगा। अल-कायदा ने कहा है कि उसने ऐसे लोग तैयार किए हैं जो शरीर पर बारूद बांधकर फिदाइन हमला करेंगे। ये धमकी अल-कायदा की तरफ से अब से कुछ देर पहले हिंदुस्तान को दी गई है। नुपुर शर्मा विवाद में ये चिट्ठी उस अल-कायदा की एंट्री का सबूत है। AQIS यानी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने यह बयान जारी कर ये कहा है कि वो पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों से बदला लेगा। अल-कायदा ने कहा है कि उसके लोग शरीर पर बारूद बांधकर फिदाइन अटैक करने वाले हैं। धमकी देता हुआ एक आतंकी संगठन इस वक्त हिंदुस्तान को नजर आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि हमारे लोग बाकायदा तैयार हैं, शरीर से अपने जिस्म से बारूद बांधकर अटैक करेंगे। ये धमकी दे रहा है। गज़वाए हिंद का भी जिक्र कर रहा है। आगे बढ़ेंगे मास्टर स्ट्रोक में। रिपोर्ट कानपुर में दंगाइयों पर सीएम योगी के एक्शन की दिखानी है। कानपुर कांड में जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस ने इस केस में पीएफआई के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा से जुड़े 5 और पीएफआई के सदस्यों को चिन्हित कर दिया गया है। एक पीएफआई मेंबर फरार है, जबकि एक सदस्य बीमारी की वजह से चल नहीं सकता है। पुलिस ने इन सभी लोगों को 2019 में CAA NRC प्रदर्शन के दौरान चिन्हित किया था और अब ये जो हिंसा हुई है इसमें भी इनका कनेक्शन साफ तौर पर सामने आ रहा है। और आप देखिए पुलिस ने अब तक क्या क्या हासिल किया है। 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब पीएफआई का और कोई सदस्य तो नहीं कानपुर के अंदर और हो सकते हैं, लेकिन ये 5 पूर्व के आइडेंटिफाइड थे जिन पे कार्रवाई की। इसमें 3 गिरफ्तार हुए हैं जी। 2 नहीं मिल रहे हैं या बीमार हैं? नहीं, ये चौथा यहीं पर है बट बीमार है और चलने फिरने की हालत में नहीं है। और 5वां जो है वो करीब 1.5-2 साल से घर छोड़ के चला गया। कानपुर कांड में प्रशासन ने बुलडोजर वाले एक्शन की भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। इसके बाद बुलडोजर का बवाल जो है वो शुरू हो गया है। कानपुर शहर के काजी ने सरकार पर धार्मिक आधार पर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए धमकी जारी कर दी है। प्रशासन के ताबड़तोड़ एक्शन आप देख रहे हैं जारी है। प्रशासन न सिर्फ हर दंगाई की पहचान में जुटा हुआ है, बल्कि सख्त एक्शन का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, एक नजर डालिए। दंगाइयों का लगा पोस्टर, सरेंडर की लगी लाइन, अब अगले एक्शन की तैयारी। डैमेज इन्होंने पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को किया है, हम वसूली भी करेंगे। जिन लोगों ने जो क्षतिपूर्ति उनको खुद करनी पड़ेगी। पूरे उपद्रव में जो चिन्हित हुआ है वो यही निकल कर आया है कि अवैधानिक निर्माण जो हैं वो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो इस एलिमेंट पे हम लोग कार्रवाई करेंगे।
कानपुर के दंगाइयों का हिसाब करने के लिए पुलिस के ये पोस्टर अचूक हथियार साबित हो रहे हैं। गली गली में पोस्टर लगने के बाद दंगाई अब खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। इस पोस्टर में नजर आ रहा 13 नंबर का ये संदिग्ध अब शिकंजे में आ चुका है। इसने खुद थाने में जाकर सरेंडर किया। ये संदिग्ध नाबालिग है। 13वें नंबर के आरोपी ने सरेंडर किया, जबकि पोस्टर के आधार पर मिली सूचना के बाद पुलिस 16वें और 22वें नंबर के आरोपियों को शिकंजे में ले चुकी है। एक एक कर पुलिस के शिकंजे में आ रहे ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 जून को कानपुर की सड़कों को लहूलुहान किया था। इन दंगाइयों की एक टोली सड़क पर कहर बरपा रही थी, दूसरी टोली आसपास की इमारतों की छतों से पत्थरों की बारिश कर रही थी। दंगे के दौरान छतों से पत्थरबाजी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अब प्रशासन बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी में जुट गया है। उपद्रव हुआ है उस एरिया में, जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके अतिरिक्त कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी टेकअप कर रहा है। कुछ इमारतों के बारे में भी ये बात फोकस में आई थी और इसको लगातार इस पूरे क्षेत्र में केडीए के द्वारा प्रवर्तन कार्य किया गया है। लेकिन इस मौका वारदात पे जब हम लोग उपस्थित हुए थे तो ये बातें निकल कर आ रही थी कि यहाँ भी कुछ ऐसी इमारतें हैं जिन पर कार्रवाइयाँ होना चाहिए और अवैधानिक निर्माण है, उसका एक सर्वे कराया जा रहा है और उस पर आगे जो भी निकल के आता है तत्परता से कार्रवाई के निर्देश हैं। बुलडोजर वैसे भी यूपी की राजनीति का मुद्दा रहा है। अब कानपुर में बुलडोजर का नाम आया तो मौलाना ने ऐलान जंग कर दिया। कानपुर शहर के काजी ने कफन वाली धमकी देने में देर नहीं की। इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। तो मैं यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे। कानपुर के शहर काजी के इस बयान के बाद अब पकड़े गए दंगाइयों के परिवार वाले भी सामने आ रहे हैं और ये खुद को बेकसूर बता रहे हैं। हालांकि पुलिस बार बार ये भरोसा दिला रही है कि किसी भी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ कोई बातचीत सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि ये मामला जो है गुलाम गौस भतीजा है मेरा, जो उसको जो है बिना वजह उन्होंने उठा लिया और ना ही कोई एविडेंस था, ना ही वो वहाँ पर गया और ना ही कोई वो नमाज़ पढ़ के आ रहा था और दोस्त रास्ते में उन्होंने उसका कोई किसी ने भी फ़ोटो खींचा हो या ना खींचा हो, ऐसा उन्होंने बताया। पुलिस नहीं सुन रही, किसी की सुनी नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही कि हैं कहाँ, जो हम लोग ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज है कि वो घर पे मौजूद है, पूरे 8 घंटे का फुटेज है, उसके बाद उसको उठा लिया घर से। देखिए, पिछले 24 घंटे में हमने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के लिए हम 12 से ज़्यादा लोगों को ले आए थे। ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन लोगों ने दी थी, लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि किसी भी निर्दोष को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और हमने निरीक्षण परीक्षण करने के बाद उन निर्देशों को जाने दिया है। पुलिस के भरोसे के बावजूद कानपुर में बुलडोजर वाली राजनीति सेंटर में आ गई है। समाजवादी पार्टी इसे यूपी सरकार के मुस्लिम विरोधी चश्मे से देख रही है, लेकिन सरकार ने ठान लिया है कि जब तक साजिश की हर परत नहीं खुलेगी, एक्शन में कमी नहीं आएगी। कानपुर मामले में योगी जी की सरकार एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी हैं उनको आप चिन्हित करिए, आप जो वायलेंस हुआ है आप उनको सजा दीजिए, लेकिन जो पुलिस फोर्स की तरफ से भगवा पहने बीजेपी के कार्यकर्ता जो हिंसा कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री योगी जी? कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम जिस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, उन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यूपी पुलिस की टीम इस वक्त कर रही है। कानपुर कांड में बुलडोजर की एंट्री के बाद विपक्ष एक बार फिर से यूपी सरकार पर मजहब आधारित कार्रवाई का आरोप लगा रहा।
लगा रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले सरकार ने जब कभी बुलडोजर वाली कार्रवाई की है, विपक्ष ने इसी तरह से घेराबंदी की कोशिश की है, लेकिन योगी के बुलडोजर पर विपक्ष के ऐसे आरोप बेअसर ही रहे हैं। योगी के दूसरे कार्यकाल के एक्शन इस बात की तस्दीक करते हैं। 28 मार्च को प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के मकान पर बुलडोजर चला। 30 मार्च को लखनऊ में बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। फिर 3 अप्रैल को लखनऊ में हत्या के आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण के मकान पर बुलडोजर चला। ये सिर्फ बुलडोजर वाले एक्शन हैं, लेकिन योगी के 3 महीने के कार्यकाल में अपराध पर अंकुश लगाने के भी ताबड़तोड़ एक्शंस रहे हैं। दूसरे कार्यकाल में अब तक 788 अपराधियों पर एक्शन लिया गया है। 662 अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। 347 भूमाफियाओं की पहचान हुई है। 168 पशु माफियाओं की पहचान की गई है। 228 शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है। अपराध और अपराधियों पर सख्त एक्शन योगी सरकार की यूएसपी के तौर पर देखा जाता है और कानपुर कांड से ये छवि खराब ना हो, इसलिए सरकार एक एक आरोपी की पहचान करने में पूरी ताकत लगा रही है और सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। कानपुर में हिंसा बाजार बंद कराने को लेकर भड़की। इसकी अपील मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी ने की थी। हाशमी पुलिस शिकंजे में है, उसके खिलाफ सबूतों की भरमार है और अब पुलिस उसकी पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है, क्योंकि हाशमी की पत्नी जारा कई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। शक है कि दंगा भड़काने वाले ग्रुप में भी जारा एडमिन थी और उसने वो सभी ग्रुप अपने फोन से डिलीट कर दिए हैं। एबीपी न्यूज ने जब उनसे ग्रुप डिलीट करने पर सवाल किया तो वो गोलमोल जवाब देती नजर आई। मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ। दूसरी चीज़ ये, जारे सारे इनके प्रोग्राम्स जो ये करते हैं, जो इन्होंने किए हैं, वो मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे फोन में इतना स्पेस ही नहीं है। कह रहे हैं कि ग्रुप डिलीट हो गया है, तो इस सब को लेकर संशय तो उठता है ना, इस पे लेके लोग सवाल करते हैं कि जब तक था। नहीं, जैसे देखिए, जैसे हमने ये निकाला है ना, जैसे हमने ये निकाला है, ऐसे पुलिस के पास है ना, तो पुलिस के पास जो है तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं, तो मेरा भी चीज़ सामने आ जाएगी ना। अगर मैंने कुछ किया होगा या कहीं फॉरवर्ड किया होगा या कहीं कुछ किया होगा तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। कानपुर घटना में अब पुलिस की जांच के 4 पहलू हैं। पहला, साजिश में कौन कौन शामिल था। दूसरा, पत्थरबाज कौन थे और इन पत्थरबाजों का ठिकाना कहाँ है। इसके अलावा पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि पत्थर कब और कैसे जमा हुए। पुलिस इन सवालों के जवाब तो तलाश ही रही है, साथ में दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। जो डैमेज इन्होंने पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को किया है, उसका भी आकलन हम राजस्व विभाग से करा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नया एक्ट आया है जिसके तहत हम वसूली भी करेंगे। उसके ट्रिब्यूनल भी हमारे गवर्नमेंट ने सेट कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने जो क्षतिपूर्ति उनको खुद करनी पड़ेगी, जितनी क्षति उन्होंने राजकीय या प्राइवेट संपत्ति की है। पुलिस ने बंद का पोस्टर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी हिरासत में लिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सिर्फ बंद के ही पोस्टर छपे या फिर भड़काऊ लिटरेचर भी चोरी छिपे तैयार किया गया। इन सभी कड़ियों को जोड़कर ही पुलिस कानपुर हिंसा का पूरा सच सामने लाएगी। जरा पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सेना ने मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। पाकिस्तान में सरकार चलाने के लिए एक ही मुद्दा काफी है ना, कश्मीर। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री और पुराने राजनेता शहबाज शरीफ भी इस बात को समझते हैं और इसीलिए उनके आने के बाद से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। हिंदुओं की सेलेक्टिव हत्या, मंदिरों पर हमले के साथ अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कश्मीर में बड़ा हमला करने का प्लान भी बनाया है। हमले के लिए सीमा पर से ड्रोन के जरिए, ये देखिए ड्रोन आया, जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ से ड्रोन आया और ये आप देख रहे हैं ये लंच बॉक्स है जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी है। पाकिस्तान ने ड्रोन के साथ ये छोटे छोटे प्लास्टिक के लंच बॉक्स, इसमें आईईडी, ये जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो रखा हुआ था। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास इन आईईडी के जरिए
आतंकियों ने प्लान किया था बड़े धमाके का। हालांकि पाकिस्तान की यह साजिश नाकाम हो गई क्योंकि हमारे सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर हमला किया और आईईडी को गिरा दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 जगह पर आतंकियों की घेराबंदी की और पाकिस्तान के इन आतंकियों को ढेर कर दिया। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान के मुंह में समाधान रहता है, लेकिन उसका असल मकसद कश्मीर में व्यवधान रहता है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही इशारा कर दिया था कि वो कितने शरीफ हैं। अब उनकी शराफत के सबूत कश्मीर में दिखने भी लगे हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के चरित्र के मुताबिक इनमें भरा है जिंदगी को तबाह करने वाला सामान, यानी आईईडी। क्योंकि आतंकियों का असल मकसद सिर्फ टारगेट किलिंग नहीं, बल्कि भारत के सैन्य बलों को, सुरक्षा ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए पाकिस्तान ने कानाचक में ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन में 3 मैग्नेटिक आईईडी लगाई गई। इन आईईडी में 3 से लेकर 8 घंटे का टाइमर सेट किया गया। इस ड्रोन को आईईडी सहित किसी अहम सुरक्षा ठिकाने पर गिराने की साजिश भी रची गई। पाकिस्तान की योजना को बीएसएफ के जवानों ने मिट्टी में मिला दिया। लंच बॉक्स में रखे गए आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की एक और बड़ी नापाक साजिश को नाकाम किया है। हम इस समय जम्मू के अखनूर के कानाचक इलाके के दयारन गांव में हैं और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये वो साक्ष्य है जहां पर पाकिस्तान ने एक और खूनी साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक नहीं कई प्रहार किए गए हैं। ये तस्वीरें कुपवाड़ा की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें एक पाकिस्तानी था। ऐसे ही एक एनकाउंटर में सोपोर इलाके में पाकिस्तान के एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया। पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया, जिसके डॉक्यूमेंट से उसका नाम हंजला पाया जाता है। ये लाहौर का रहने वाला है। दूसरा इनकाउंटर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं लश्कर तैयबा का। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, एक त्राल का है। त्राल का जो इश्तियाक लोन है और रिसेंटली ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान टेररिस्ट जो है इसका तुफैल कोड नाम है। पाकिस्तान के आतंक को कश्मीर में दोहरी चोट लगी है। ड्रोन के जरिए आईईडी हमला नाकाम कर दिया गया और पाकिस्तान के 2 घुसपैठिए आतंकी भी मार गिराए गए। दरअसल ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार और सीमा पार से ड्रग्स भेजने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। बीते 6 महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान के 8 से ज्यादा ड्रोन बीएसएफ के जवान गिरा चुके हैं। 9 मई को बीएसएफ ने अमृतसर के भारूपाल गांव में एक ड्रोन को मार गिराया। इससे 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरोइन बरामद की गई। 30 मई को कठुआ में एक पाकिस्तानी ड्रोन गिराया गया। इस ड्रोन से 7 मैग्नेटिक बॉम्ब, 7 ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किए गए। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के पीछे है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एलडेट यूनिट। एलडेट यानी लाहौर डिटैचमेंट यूनिट। इस यूनिट का काम है ड्रोन डिलीवरी को अपने मुकाम तक पहुंचाने का। इसके साथ ही ये यूनिट कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों के बीच कोऑर्डिनेट का काम भी करती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की इस यूनिट में तैनाती बढ़ाई गई है। वहीं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस यूनिट की तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया गया है। दरअसल पाकिस्तान ने पिछले कुछ साल के दौरान सीमा पर भारत की बढ़ती चौकसी को चकमा देने के लिए ड्रोन प्लान को बड़ा हथियार बनाया है। पाकिस्तान के इस ड्रोन प्लान में सबसे बड़ा मददगार चीन है। सीमा पर बरामद किए गए ज्यादातर ड्रोन मेड इन चाइना है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको निगाह में रखते हुए वो जो है स्टिकी बॉम्ब जो है जो आईडी के माध्यम से चलते हैं उनको ड्रॉप करने की बार बार कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जो है बाज नहीं आएगा। अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का। पाकिस्तान ज्यादातर चीन की कंपनी DJI के ड्रोन इस्तेमाल करता है।
ज्यादातर मैट्री सीरीज के ड्रोन से हथियार भेजे जाते हैं। ये मॉडल आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। बाजार में मिलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के आरोप से बचने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान ने चीन के ड्रोन में कुछ बदलाव भी किए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के ड्रोन एक्सपर्ट्स ड्रोन की पेलोड क्षमता को बढ़ाते हैं और उसकी आवाज को घटाते हैं। पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों ने कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए ताकत तो पूरी लगा रखी है। आतंक के सरगनाओं के इशारे पर ही कश्मीर में डर फैलाने के लिए हिंदुओं को निशाना भी बनाया जा रहा है। कोशिश ये भी हो रही है कि कश्मीर में बड़ा हमला किया जाए। पाकिस्तान कश्मीर में शांति नहीं चाहता है और इसीलिए टारगेटेड किलिंग शुरू की गई। पाकिस्तान कश्मीर में अल्पसंख्यकों के बड़े धार्मिक आयोजन, खीर भवानी मेला और अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की पूरी कोशिश में लगा था। कल मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें खीर भवानी देवी का परिसर भक्तों से खाली था, लेकिन आज ये तस्वीर बदल गई। खीर भवानी के मेले में भक्त जुटने लगे हैं। जम्मू से कश्मीरी पंडित पहुंच रहे हैं। भंडारे की तैयारियां शुरू हो गई है। ये कश्मीरी पंडितों का पाकिस्तान के आतंक को और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे कश्मीर के पंडित आस्था के सहारे आतंकवाद के सामने डट कर खड़े हो गए हैं। अपनी भारत भूमि है, हमारे जड़ें यहाँ है, आना तो है, रहना तो है। इस चीज से वो बेखबर रहे, हमें बैठना है यहाँ पर। भले ही आतंक का वार हो, लेकिन अपनी जमीन पर अपना अधिकार हो। ये कश्मीर के अल्पसंख्यक की पाकिस्तान के आतंक को सीधी चुनौती है। कश्मीर में अंतिम आदमी तक विकास की रोशनी ना पहुंचे, इसलिए आतंकियों ने सरपंच याकूब डार जैसे उन कश्मीरियों को निशाना बनाया जिनका धर्म हिंदुस्तानी था, या फिर उनको निशाना बनाया जिनका धर्म हिंदू था। मकसद था कश्मीर से अल्पसंख्यकों की जड़ें उखाड़ना, लेकिन ये जड़ें तो सदियों से जमी थी और सदा जमी रहेंगी। अपनी भारत भूमि है, हमारे जड़ें यहाँ है, आना तो है, रहना तो है। इस चीज से वो बेखबर रहे, हमें बैठना है यहाँ पर। जड़ों से जुड़े लोग उखाड़े जाते तो खीर भवानी का दरबार दोबारा गुलजार ना होता। आतंकवादी देख लें कि खीर भवानी के परिसर में उनका भय नहीं, अब भक्त मौजूद है। खीर भवानी मंदिर के अंदर आप ये जो भजन सुन रहे हैं इसे कश्मीरी में लीला कहते हैं। और महिलाओं को जरा देखिए, साग तोड़ रही हैं और इस साग से सब्जी बनाई जाएगी जिसे कश्मीरी में हाख कहते हैं। हालांकि इस बार मेले की रौनक पहले जैसी नहीं है। वो तो है ही, डर है। अब माता के नाम ले लिया तो फिर हो गया। देर डरते रहेंगे, कितनी देर? हम 30 साल से डरते आ रहे हैं। इधर भी डरते हैं, उधर भी डरते हैं। अब इधर नहीं, अब मरने मन करता है कि अब डरो मत, जो कुछ होना है ना वो होगा। हाँ, क्योंकि हमारी आत्मा इसके साथ जुड़ी है, हम इमोशनली बहुत जुड़े हैं इसके साथ। आतंकियों का मकसद डराना था, लेकिन डर को हराकर ये लोग माता के मंदिर पहुंच गए हैं। जम्मू से भी भक्तों का टोला खीर भवानी दरबार के लिए रवाना हो गया। कश्मीर में खौफ और डर के माहौल के बीच बुधवार को कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा मेले यानी कि खीर भवानी मेले का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन जम्मू से काफ़ी लोगों को कश्मीर ले जाने के लिए तैयारी कर रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से खीर भवानी मेले में जाएंगे। आपका नाम क्या है? आरती सफाया सर। आप जा रहे हैं? हाँ जी। तो पर वहाँ पर जो हालात है, लोग अधिकतर लोग जो है यहाँ से नहीं जा रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं जाने से। आप कैसे जा रहे हैं? सर ऐसे ही जा रहे हैं, माता के दर्शन करने, और क्या करने। अच्छा, डर नहीं, खौफ नहीं? डर क्या है, वो तो जब आनी होगी इधर भी आ जाएगी। आप जा रहे हैं? तो पर जिस तरह के वहाँ पर हालात है, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं सर, कोई डर नहीं, जाएंगे दर्शन। अपना कश्मीर है। हाँ,
जाना चाहिए हमें। अपनी जगह है, हमारे अपने मकान है वहाँ, हमें क्यों डर होगा? हमें जाना चाहिए, हमारा हक है वहाँ। कितनी देर डरते रहेंगे? कितनी देर? हम 30 साल से डरते आ रहे हैं, इधर भी डरते हैं उधर भी डरते हैं। अब इधर नहीं, अब मारने मन करता है कि अब डरो मत, जो कुछ होना है ना वो होगा। हाँ, क्योंकि हमारी आत्मा इसके साथ जुड़ी है, हम इमोशनली बहुत जुड़े हैं इसके साथ, हमारे बच्चे भी, सब कुछ। क्योंकि घर छोड़ना आसान नहीं होता है, अगर घर छोड़ना इतना आसान होता है। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले देख ले कि कश्मीरी पंडितों के मन में उनका आतंक घर नहीं कर पाया है। उनके मन में बसी है भक्ति, अपने जड़ों के लिए लगाव। जोधपुर से खबर आ रही है। जोधपुर सूरसागर पुलिस थाना क्षेत्र में 2 युवक के साथ विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा मारपीट की गई है और इन सारे हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया। जोधपुर में 2 समुदाय के लोगों की आपस में झड़प हुई है और ये देखिए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये जोधपुर का वो इलाका है जहां पर खबर मिली थी कि 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए हैं, लड़ गए हैं। सूरसागर इलाका जहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, वहां से बाकायदा बार-बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप घर से ना निकले। हालात कहा जा रहा है कि अभी स्टेबल है, कंट्रोल में है, लेकिन सूरसागर इलाके में 2 समुदाय के बीच में झड़प हो गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर शुरुआत हुई तो कहां से हुई और क्यों हुई। बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। हर्षित पर सोशल मीडिया पर धर्म विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली टिप्पणी करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी यूथ विंग का नेता गिरफ्तार कर लिया गया है। हरीश श्रीवास्तव नाम बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, माफ कीजिएगा, हर्षित श्रीवास्तव नाम बताया जा रहा है। धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में बीजेपी यूथ विंग के इस नेता को गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारी कानपुर पुलिस ने की है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव को अरेस्ट करके। सोशल मीडिया पर धर्म विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाने का इस पर आरोप है। तो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये जो माहौल सेंसिटिव और संवेदनशील है, अब ये यहां पर थम जाए, बेहतरी की तरफ जाए, बुरे की तरफ ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।